हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चीन से मुकाबले के लिए तैनात सैनिकों को ठंड से बचाने के लिए डीआरडीओ ने बना ली है ये नई खास डिवाइस। साथ ही चीन में फंसे 23 भारतीय नाविक 14 जनवरी को जापान पहुंचेंगे। दोस्तों जल्द स्वदेश लौटने की है उम्मीद। साथ ही बताएंगे जहां ताइवान मुद्दे पर अमेरिकी विदेश मंत्री पर भड़का है चीनी मीडिया, बताया टकराव भड़काने वाला। उससे आगे बताएंगे जहां नेपाल से बड़ी खबर, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने ली है भारत से काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपू लेक हासिल करने की कसम। जी हां दोस्तों, बड़ी कसम खाई गई है नेपाल के इस प्रधानमंत्री की तरफ से। दोस्तों बताएंगे पूरी बात। उससे आगे बताएंगे आपको जहां पर पाकिस्तान में चली गई बिजली, तो डरते हुए पाकिस्तान ने भारत पर बिजली जाने का आरोप लगा दिया है। साथ ही कहा है कि अंधेरे में कभी भी भारत हमला कर सकता है। ऐसे में दोस्तों बड़ी ही रोचक कहानी है पाकिस्तान की तरफ से। इस डरे हुए पाकिस्तान की तरफ से जो ये खबर आ रही है, बड़ी ही रोचक होने वाली है। दोस्तों बताएंगे आपको ये पूरी खबर। उससे आगे बताएंगे जहां पर चीन ने चुरा ली है अमेरिका की ये लड़ाकू विमान, जिसको लेकर आ गया है अमेरिका सदमे में। बताएंगे दोस्तों वो कौन सा विमान है और उसको लेकर क्या बड़े एक्शन उठाए गए दोस्तों, और कैसे चुराई गई है ये विमान, सब बताएंगे दोस्तों आपको। साथ ही बताएंगे जहां मुंबई हमले पर अमेरिका के बयान से पाकिस्तान को लग गई है मिर्ची, भारत पर निकाली है इसको लेकर खिसियाहट, ये भी बताएंगे दोस्तों आपको। उससे आगे बताएंगे जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी अच्छी खबर है दोस्तों। जितने भी यहाँ पर मोदी के फैन है उन सब के लिए अच्छी खबर है। आपको बताएंगे दोस्तों वो क्या बात है कि डोनाल्ड ट्रंप को भी पछाड़ करके मोदी जी बन गए नंबर 1। बताएंगे किसमें। साथ ही बंगाल चुनाव की बात करेंगे दोस्तों। उससे आगे बताएंगे आपको जहां पर कहां पर ठंड बढ़ने वाली है और बारिश का मौसम कहां पर होने वाला है दोस्तों। साथ ही जितने लोग किराएदार हैं, किराए के मकान पर रहते हैं, उन सब के लिए बड़ी अच्छी खबर है, जहां पर वो लोग अब मकान मालिक के नीचे दब कर नहीं रह पाएंगे दोस्तों। जब मन करेगा तभी किराया देंगे। बताएंगे पूरी खबर क्या है, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि हमारा भारत किसी भी देश से कम नहीं दोस्तों, और इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी, तो ऐसे में एक लाइक तो बनता है दोस्तों। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव खबर की तरफ, जहां चीन से मुकाबले के लिए तैनात सैनिकों को ठंड से बचाने के लिए डीआरडीओ ने बनाई है ये नई खास डिवाइस। बता दे पूर्वी लद्दाख में चीन से मुकाबला करने के लिए तैनात किए गए 50,000 सैनिकों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने कई उत्पादों का विकास किया है। इनमें हिमतापक ताप उपकरण और अत्यंत कम तापमान में बर्फ के पिघलने से सैनिकों को दुश्मनों से लड़ने में मदद करने के कई उपकरण शामिल हैं। हिमक तप स्पेस हीटिंग डिवाइस, जिसे बुखारी भी कहा जाता है, जो कि पूर्वी लद्दाख, सियाचिन और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात है। भारतीय क्षेत्रों में तैनात भारतीय सेना के लिए विकसित किया गया है और इन उपकरणों के लिए 420 करोड़ रुपए से अधिक का ऑर्डर दिया गया है। डीआरडीओ का डिफेंस इंस्टीट्यूट फॉर फिजियोलॉजी एंड एलाइड साइंसेज के निदेशक डॉक्टर राजीव वर्षनेई ने न्यूज एजेंसी एएनआई को ये जानकारी दी है दोस्तों। उन्होंने आगे कहा है कि डिवाइस ये सुनिश्चित करेगा कि बैक ब्लास्ट और कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता के कारण जवानों की मौत ना हो। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में हमारे भारतीय सेनाओं को ठंड से बचाने के लिए ये डीआरडीओ की तरफ से बनाई गई नई खास डिवाइस काफी अहम मानी जा रही है दोस्तों, और काफी ज्यादा उपयोगी होने वाली है। ऐसे में डीआरडीओ को भारतीय सेनाओं की रक्षा के लिए धन्यवाद अवश्य कर दीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां चीन में फंसे 23 भारतीय नाविक 14 जनवरी को पहुंचेंगे जापान। जल्द स्वदेश लौटने की है उम्मीद। जी हाँ दोस्तों, मनसुख मंडाविया की तरफ से ये बयान आया है। आपको बता दें कि चाइना में फंसे 39 भारतीय नाविकों में से 20 से ज्यादा जल्द ही स्वदेश वापस लौट जाएंगे। जहाज रानी मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि 14 जनवरी को 23 भारतीय नागरिक जापान के चीबा पोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद वायरस संक्रमण संबंधी प्रोटोकॉल खत्म होने के बाद स्वदेश वापस लौटेंगे। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए चीनी अधिकारियों ने एमवी आनंद और एमवी अनास्तासिया को ना तो बंदरगाह पर आने दिया और ना ही महीनों तक क्रू को बदलने दिया गया है। मंडाविया ने ट्वीट करके कहा है कि एमवी जग आनंद पर फंसे 23 भारतीय क्रू सदस्य भारत वापस
वापस लौट रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इनको लौटने के लिए कांग्रेचुलेशन अवश्य कर दीजिएगा। ऐसे में एक और खबर की बात करें तो ताइवान मुद्दे पर अमेरिकी विदेश मंत्री पर भड़का चाइना, बताया है टकराव भड़काने वाला। जी हाँ दोस्तों, चाइना से जारी तनाव के बीच अमेरिका फिर से ताइवान में अपना खास दूत भेज रहा है, जैसा कि हमने आपको कल की खबर में भी बताया था। जिसके बाद से चीन की सरकारी मीडिया ने अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चीनी मीडिया में पोम्पियो के ऊपर चीन और अमेरिका के संबंधों के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डालने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी विदेश मंत्री दोनों देशों के बीच तनाव भड़काने की कोशिश कर रही है। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ के एक रिपोर्ट में लिखा गया है कि अमेरिकी सरकार के शीर्ष अधिकारियों और उनके ताइवानी समकक्षों के बीच संपर्कों के बाबत लंबे समय से लागू प्रतिबंधों को हटाया जाना ये निर्देश दर्शाता है कि पोम्पियो केवल गैर कानूनी टकरावों को भड़काने में रुचि रखते हैं और वैश्विक शांति में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में चाइना का इस तरह का बौखलाना अमेरिका पर, दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या एक बार चाइना और अमेरिका भिड़ जाना चाहिए, हाँ या ना, बताइएगा जरूर। एक और खबर की बात करें तो नेपाल से बड़ी खबर है, जहां पर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने ले ली है भारत से काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपु लेक हासिल करने की शपथ। जी हाँ दोस्तों, नेपाल में राजनीतिक भूचाल आया हुआ है, फिर भी विपक्ष के साथ साथ अपनी ही पार्टी के निशाने पर खड़े और संसद भंग करने के बाद फिर से सरकार बनाने की जुगत में लगे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भारत के साथ मोर्चा खोलने से बाज नहीं आ रहा है। रविवार को नेशनल असेंबली की मीटिंग में ओली ने भारत से काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपु लेक का कब्जा अपने हाथ में लेने की प्रतिक्रिया दोहराई है। दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि ओली पर इस बात के आरोप लगते रहे हैं कि सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों, बढ़ती बेरोजगारी और कोरोना वायरस की महामारी को रोकने में विफल रहने के लिए ओली भारत के साथ सीमा विवाद को हवा देता रहता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि माई रिपब्लिका के मुताबिक ओली ने दावा किया है कि सुगौली समझौते के मुताबिक महाकाली नदी के पूर्व पर स्थित ये तीनों क्षेत्र नेपाल के हैं। उन्होंने कहा है कि भारत से कूटनीतिक बातचीत के जरिए इन्हें वापस लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि 1962 में भारत चाइना युद्ध के बाद से भारतीय सेना जहां तैनात हुई, नेपाल के शासकों ने कभी उन क्षेत्रों को हासिल करने की कोशिश तक नहीं की है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में नेपाल के प्रधानमंत्री जिस प्रकार से कसम खा चुके हैं दोस्तों कि भारत से ये तीनों क्षेत्र वापस लेके रहेंगे, ऐसे में दोस्तों ये क्षेत्र कभी नेपाल का था ही नहीं जो नेपाल इसको कभी वापस ले पाएगा। आपका क्या मानना है दोस्तों, क्या केपी शर्मा ओली को इन भारत के तीनों क्षेत्रों का सपना देखना छोड़ देना चाहिए? दोस्तों क्या कहते हैं आप लोग, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तान ब्लैकआउट को लेकर खबर, अंधेरे में डूबा पाकिस्तान के कई शहर, तो डर गया पाकिस्तान और डर गए वहां के लोग, कहा कहीं भारत ने हमला तो नहीं कर दिया। जी हाँ दोस्तों, बड़ी ही रोचक खबर है। पाकिस्तान के बिजली सिस्टम में खराबी आने की वजह से शनिवार को कई शहरों और कस्बों में अंधेरा छा गया। कई घंटों तक बिजली गुल रहने के बाद आखिरकार रविवार दोपहर को कुछ शहरों में बिजली वापस आई, तो कुछ शहरों में आंशिक रूप से बहाली हो सकी। हालांकि इस बीच सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे ट्वीट सामने आए दोस्तों, जिसे देखकर लगने लगा है कि पाकिस्तान भारत से अभी भी काफी डरा हुआ है। बालाकोट एयर स्ट्राइक का डर पड़ोसी मुल्क के लोगों में अभी तक बना हुआ है दोस्तों। दरअसल रात में बिजली गुल होने के बाद पाकिस्तान के लोग ट्विटर पर पूछने लगे हैं कि कहीं भारत ने पाकिस्तान के किसी हिस्से में हमला तो नहीं कर दिया। तो वहीं कुछ लोग युद्ध की शुरुआत होने की भी आशंका जताने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब अगर पाकिस्तान में बिजली भी जाती है तो वहाँ के लोगों को इतना डर है कि लगता है कहीं भारत ने हमला ना कर दिया हो। लेकिन दोस्तों अगर पाकिस्तान को इतना ही डर है भारत से, तो फिर वो आतंकवाद को बढ़ावा क्यों देता है? दोस्तों आप इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जिसका अच्छा जवाब हुआ उसको हमारी टीम की तरफ से कुछ ना कुछ उपहार देने की कोशिश की जाएगी। तो कमेंट करना, जवाब देना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां पर चीन ने फिर चुराई है अमेरिकी लड़ाकू विमान B-2 स्पिरिट की तकनीक, बनाया H-20 स्टील्थ बॉम्बर। बता दे चीन दुनिया के बेहतरीन उत्पादों की नकल करने में शुरू से ही माहिर है, ये बात सभी को पता है। लेकिन चीन ने कभी भी आधिकारिक तौर पर कबूल नहीं किया है कि उसने किसी देश की तकनीक को चुराकर कोई प्रोडक्ट बनाया है। हाल
में ही चाइना की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स ने एक भर्ती वीडियो जारी किया है, जिसमें आज दुनिया की नजरों के छिपा कर रखे गए H-20 स्टील्थ बॉम्बर को दिखाया गया है। पहली झलक में ये विमान अमेरिका के B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर की तरह दिख रहा है। वैसे भी चाइना का जैसा ट्रैक रिकॉर्ड है, उससे ये इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस विमान को अमेरिकी तकनीकी को चुरा कर बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो मुंबई हमले पर अमेरिका के बयान से पाकिस्तान को लगी है मिर्ची, भारत पर निकाली है खिसियाहट। जी हाँ दोस्तों, बता दें साल 2008 में मुंबई हमले के मास्टरमाइंड जकी उर रहमान लखवी को लेकर अमेरिका की टिप्पणी से तिल मिलाए पाकिस्तान ने भारत पर अपनी खिसियाहट निकाली है, यानी अपनी झिलमिलाहट, अपना गुस्सा निकाला है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसकी कानून व्यवस्था कुशल है और उसने अमेरिका से कहा है कि वो भारत द्वारा किए जा रहे आतंकवाद पर अपनी चिंता जाहिर करें। दरअसल पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी एक अदालत ने शुक्रवार को मुंबई हमले के मास्टरमाइंड लखवी को 5 साल की कैद की सजा सुनाई है। इस पर अमेरिका के गृह विभाग ने कहा था कि लखवी के अपराध आतंकी फंडिंग से कहीं ज्यादा है और पाकिस्तान को मुंबई हमले समेत दूसरे आतंकी हमलों के लिए उसकी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। एक और खबर की अगर बात करें तो ताइवान मुद्दे पर भड़के चीनी मीडिया ने कहा है कि पोम्पियो कर रहे हैं तनाव भड़काने की कोशिश। जी हाँ दोस्तों, चाइना से जारी तनाव के बीच अमेरिका फिर से ताइवान में अपना खास दूत भेज रहा है, जिसके बाद से चीन की सरकारी मीडिया ने अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चीनी मीडिया में पोम्पियो के ऊपर चाइना और अमेरिका के संबंधों के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डालने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी विदेश मंत्री दोनों देशों के बीच तनाव भड़काने की कोशिश कर रही है। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ के एक रिपोर्ट में लिखा गया है कि अमेरिकी सरकार के शीर्ष अधिकारियों और उनके ताइवानी समकक्षों के बीच संपर्कों के बाबत लंबे समय से लागू प्रतिबंधों को हटाया जाना ये दर्शाता है कि पोम्पियो केवल गैर कानूनी टकरावों को भड़काने में रुचि रखते हैं और वैश्विक शांति में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो ट्विटर पर ट्रंप के बैन से फॉलोअर्स की रेस में आगे निकल गए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दुनिया में बने नंबर 1 पर। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट सस्पेंशन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनजाने में एक रिकॉर्ड देकर चला गया। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब दुनिया में ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स किए जाने वाले राजनेता बन गए हैं। चंद रोज पहले तक ये रिकॉर्ड अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के नाम था, लेकिन अमेरिकी संसद में अपने समर्थकों को हिंसा के लिए भड़काने के आरोप में माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर ने दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निजी अकाउंट को 88.7 मिलियन यानी करीब 8 करोड़ 87 लाख लोग फॉलो कर रहे थे। दुनिया के सक्रिय नेताओं की लिस्ट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे नंबर पर थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 64.7 मिलियन यानी करीब 6 करोड़ 47 लाख फॉलो करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर यह आरोप है कि उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए अपने समर्थकों को भड़काया और उन्हें हिंसा के लिए उकसाया था। और ऐसे में दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब नंबर 1 बनने पर उनको कांग्रेचुलेशन, बधाई हो मोदी जी, अवश्य लिख दीजिएगा दोस्तों। और कितने लोग खुश हुए हैं बताइएगा जरूर। एक और खबर की ओर चलें तो पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक की कार का एक्सीडेंट, जहां सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी उनकी कार। बता दें आपको, पाकिस्तान के क्रिकेटर शोएब मलिक का एक्सीडेंट हो गया है। सड़क किनारे खड़े ट्रक में उनकी कार घुस गई। हालांकि इस हादसे में पाकिस्तानी क्रिकेटर सुरक्षित हैं। इस दुर्घटना में उनकी कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। शोएब मलिक भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के पति हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी इस एक्सीडेंट को लेकर? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। एक और खबर की बात करें तो नेपाल से दूसरी बड़ी खबर आ रही है, जहां प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के घर पर बुलाई गई है आपातकालीन बैठक। जी हाँ दोस्तों, नेपाल में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के घर पर आपातकालीन बैठक का आयोजन किया गया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित केपी शर्मा ओली के घर पर बैठक बुलाई गई है। इसके बाद नेपाल में जारी सियासी संकट के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली देश को संबोधित करेंगे। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री अपने संबोधन में देश के मौजूदा मुद्दों पर
पर बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चलें तो पाकिस्तान की नापाक हरकत पर भारत की जवाबी कार्रवाई में 3 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया गया है दोस्तों, और वहां की 3 चौकियों को भी तबाह कर दिया गया है। बड़ी अच्छी खबर थी दोस्तों। और खबर की बात करें तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को फिर से बेहतर बनाना है जरूरी। जी हाँ दोस्तों, हैरिस की तरफ से ये बयान आया है, जहां नवनिर्वाचित अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा है कि अर्थव्यवस्था का फिर से बेहद तरीके से निर्माण करने की आवश्यकता है ताकि ये हर किसी का जीवन स्तर ऊपर उठाया जा सके। उन्होंने ये माना है कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को कोरोना वायरस महामारी से बेहद चोट पहुंचती है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो ईस्टर हमलों में अमेरिका ने 3 श्रीलंकाई नागरिकों को आरोपित किया है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने साल 2019 में श्रीलंका में हुए ईस्टर हमलों के लिए जिम्मेदार ISI समर्थकों के एक समूह में शामिल रहे श्रीलंका के 3 नागरिकों को आरोपित कर दिया है। इन हमलों में 268 लोगों की मौत हो चुकी थी। आपको यह हमला याद होगा दोस्तों? कितने लोगों को हमला याद है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जिनको याद है वो एक इस हमले का फिक्स डेट, तारीख, महीना सब दीजिएगा दोस्तों। और खबर की ओर चलें तो चाइना की भारत से है अपील, कहा हमारे सैनिक को तुरंत रिहा करो। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको पूर्वी लद्दाख में भारत और चाइना के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव लगातार बरकरार है। ऐसे में 2 दिन पहले भारतीय सीमा में चीन का एक सैनिक पकड़ा गया था। चीन का कहना है कि वो रास्ता भटक गया था। अब चाइना ने अपने जवान को तत्काल वापस भेजने की अपील की है। ये सैनिक पेंगोंग त्सो झील के दक्षिणी तट पर भारतीय सीमा में घुस गया था। पिछले करीब 3 महीने में ये इस तरह की दूसरी घटना है। ये जानकारी भारतीय अधिकारियों ने शनिवार को दी है, और ऐसे में अब चाइना कह रहा है कि हमारे इस सैनिक को भारत तुरंत प्रभाव से वापस करे। लेकिन दोस्तों आपको हम बता दें कि जिस प्रकार से हमारे 39 भारतीय नागरिक उस बोट पर इतने टाइम से चाइना के द्वारा बंदी बनाया गया है दोस्तों, और उनको अब तक रिहा नहीं किया गया। ऐसे में चाइना का ये सैनिक कल ही भारत के अंदर आया है दोस्तों। ऐसे में चाइना तुरंत के तुरंत इसकी रिहाई चाहता है। तो क्या भारत को ऐसे और बिना जांच पड़ताल के छोड़ देना चाहिए? आपकी क्या राय होगी दोस्तों, जरूर बताइएगा। क्या आपको नहीं लगता कि जैसे को तैसा वाला हाल भारत को भी चाइना के साथ करना चाहिए? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। एक और खबर की ओर चले तो इंडोनेशिया के दुर्घटनाग्रस्त विमान का मलबा जावा सागर में मिला है दोस्तों, जहां 62 यात्री सवार थे। एक और खबर की बात करें तो जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे उपराष्ट्रपति माइक पेंस। ट्रंप के न आने को लेकर कसा है तंज। बता दें अमेरिका के निवर्तमान उपराष्ट्रपति माइक पेंस नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। ABC न्यूज चैनल के एक सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है। इससे पहले जो बाइडेन ने पेंस को अपने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था, तो वहीं जो बाइडेन ने निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल न होने के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा है कि अच्छी बात है। ट्रंप के नहीं आने के मुद्दे पर जो बाइडेन ने तंज भरे अंदाज में कहा है कि कुछ ही ऐसी चीजें हैं जिस पर हम दोनों ही सहमत हैं। उनका समारोह में न आना एक अच्छी बात होगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप क्या चाहते हैं? अपनी राय जरूर दीजिएगा। एक और खबर की ओर चलें तो कैपिटल में घुसने और हमलावरों का साथ देने के आरोपी सांसद ने इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में वेस्ट वर्जीनिया राज्य के एक सांसद ने कैपिटल बिल्डिंग यानी अमेरिकी संसद भवन के निरुद्ध क्षेत्र में घुसने और हमलावरों का साथ देने का आरोप लगने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, और खबर की बात करें तो ट्विटर और फेसबुक के बाद अब एप्पल ने भी दे दिया है ट्रंप को तगड़ा झटका, जहां पार्कर एप्लीकेशन को कर दिया गया है बैन। जी हाँ दोस्तों, बीते दिनों फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स ने ट्रंप के अकाउंट्स पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके बाद ट्रंप के पास कुछ ही ऐसी जगह रह गई है जहां उन्हें रीच मिल सकी थी है। ऐसा ही एक एप्लीकेशन है जहां पार्लर, लेकिन ट्रंप को एक और बड़ा झटका लग गया है। एप्पल कंपनी ने राइट विंग फ्रेंडली पार्लर ऐप को अपने एप्लीकेशन स्टोर से हटा दिया है। पार्लर ऐप को अपने ऐप स्टोर से हटाते हुए एप्पल ने कहा है कि पार्लर ने लोगों की सुरक्षा पर बढ़ते हुए खतरे को खत्म करने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए। हमने इस एप्लीकेशन को हटा दिया है जब तक कि इन मुद्दों को सही नहीं किया जाता। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो परमाणु संकट के बीच ये खबर आ रही है कि अगर अमेरिका ने प्रतिबंध नहीं हटाए तो परमाणु स्थलों का निरीक्षण नहीं करने देगा ईरान। जी हाँ दोस्तों, ईरान और अमेरिका का तनावपूर्ण संबंधों के बीच परमाणु संकट बढ़ता ही जा रहा है। ईरान का कहना है कि अगर
अमेरिका 21 फरवरी से पहले अपने प्रतिबंध उस पर से नहीं हटाता है तो वो संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निरीक्षणों को निरीक्षण नहीं करने देगा। ईरान के एक सांसद ने शनिवार को ये जानकारी दी है। इससे पहले परमाणु मामलों पर नजर रखने वाले संयुक्त राष्ट्र की संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बता चुकी है कि ईरान परमाणु संवर्धन को 20% शुद्धता तक बढ़ाने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ईरान की संसद ने नवंबर में एक कानून पारित किया जिसके तहत अगर उस पर लगे प्रतिबंधों में ढील नहीं दी जाती है तो ये कानून सरकार को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA को ईरान के परमाणु स्थलों के निरीक्षण को रोकने के लिए बाध्य करेगा और तेहरान के 2015 के परमाणु समझौते के तहत निर्धारित सीमा से अधिक यूरेनियम संवर्धन कर सकेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको सारी जानकारियां देते हैं दोस्तों, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिएगा। एक और खबर की ओर चलें तो सीरिया में ISIS के ठिकानों पर 130 हवाई हमले, 12 आतंकियों की हो गई है मौत। जी हाँ दोस्तों, सीरिया में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के ठिकानों को निशाना बनाकर पिछले 2 दिनों में 130 से ज्यादा हवाई हमले किए गए हैं दोस्तों, जिनमें 12 आतंकियों को मार गिराया गया है। एक और खबर की ओर चलें तो उद्धव सरकार का बड़ा फैसला, जहां देवेंद्र फडणवीस, राज ठाकरे समेत कई नेताओं की सुरक्षा घटा दी गई है। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं की सुरक्षा को घटाने का ऐलान कर दिया है। जिन नेताओं की सुरक्षा घटाने का फैसला लिया गया उनमें पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज ठाकरे, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, भाजपा नेता चंद्रकांत पाटिल, प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड और दूसरे मुख्य विपक्षी नेताओं के नाम शामिल है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये बड़ी खबर मानी जा रही है। और दोस्तों, जिस प्रकार से अपने विपक्ष के पार्टियों के नेताओं को की सुरक्षा को घटाई गई है दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय होगी जरूर बताइएगा। एक और खबर की अगर बात करें तो जाना था दरभंगा लेकिन बनारस पहुंच गई फ्लाइट। एयरपोर्ट पर यात्रियों ने किया है खूब हंगामा। बता दें, मुंबई से दरभंगा आ रहे कुछ यात्रियों ने बनारस एयरपोर्ट पर काफी हंगामा किया है। दरअसल मुंबई से कुछ लोग बिहार की तरफ आना चाहते थे। उन्होंने स्पाइस जेट की फ्लाइट SG 245 में अपना टिकट बुक कराया था, तो वे लोग दरभंगा आने के लिए मुंबई से फ्लाइट में बैठे और बनारस पहुंच गए। जिसके बाद वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर इन यात्रियों ने खूब हंगामा किया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कितने ऐसे लोग हैं जो दरभंगा और बिहार के रहने वाले, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। एक और खबर की बात करें तो कैमला में किसानों के हंगामे पर बोले CM खट्टर, उकसाए गए नौजवानों ने तोड़ा है वादा। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के करनाल जिले के कैमला गांव में बीजेपी ने किसान संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां पर हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर किसानों से बातचीत करने वाले थे और उन्हें नए कृषि कानूनों का फायदा समझाने वाले थे। लेकिन उनके अपने विधानसभा क्षेत्र में से ही CM मनोहर लाल खट्टर को किसानों का भारी विरोध झेलना पड़ा है दोस्तों। किसानों के विरोध के चलते उन्हें अपना दौरा भी रद्द करना पड़ा। एक और खबर की बात करें तो प्रधानमंत्री किसान योजना से जुड़ी खबर आ रही है, जहां जिनको नहीं मिलना था उनको भी दिया जा चुका है पैसा। सरकार ने अयोग्य लोगों को दिया है 1364 करोड़ रुपए RTI में। ये बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों। एक और खबर की बात करें तो विरोधियों पर बरसे CM योगी आदित्यनाथ, कहा बोले माफियाओं के कब्जे से जमीनों को करा रहे हैं मुफ्त, रहनुमाओं को हो रहा है दर्द। जी हाँ दोस्तों, अगर खबर की ओर चले तो जहां से प्रधानमंत्री मोदी ने फूका था 2019 का बिगुल, तो वहीं से मुहिम शुरू करेंगे बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा। बता दें, पश्चिम बंगाल का 1 दिवसीय दौरा पूरा होने के बाद बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा सोमवार को असम के दौरे पर जाएंगे। असम में इस साल मार्च अप्रैल में संभावित विधानसभा चुनाव के कारण बीजेपी अध्यक्ष का दौरा काफी खास है। वो सिलचर के पुलिस परेड ग्राउंड में जनसभा संबोधित कर चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। सिलचर वही स्थान है दोस्तों जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रैली के जरिए 2019 के लोकसभा चुनाव का अभियान शुरू किया था। असम के दौरे के बाद 14 जनवरी को JP नड्डा तमिलनाडु भी जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो उत्तर भारत में अभी जारी रहेगा ठंड का 3rd डिग्री। कश्मीर में बर्फबारी ने बढ़ा दी है परेशानियां। जी हाँ दोस्तों, उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप रविवार को भी जारी रहा, जबकि कश्मीर के कई हिस्सों में भी फिर से बर्फबारी यानी स्नोफॉल इन कश्मीर हुई, जिसके चलते केंद्र शासित प्रदेश में उड़ानों का आवागमन प्रभावित हुआ है दोस्तों। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया रहेगा।
ऐसे में इन राज्यों में से कितने लोग हैं जो रहते हैं, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। एक और खबर की बात करें तो किराए पर रहकर नौकरी करने वालों के लिए अच्छी खबर है, जहां अब मकान मालिक नहीं वसूल पाएंगे मनमाना किराया। बता दें, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में दूसरे शहरों में किराए के मकानों या फ्लैट में रहकर नौकरी या बिजनेस करने वालों को बड़ी राहत दी है। जहां दरअसल यूपी सरकार ने नए किराएदार कानून को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत मकान मालिक अब मनमाने ढंग से किराया नहीं बढ़ा सकेंगे। इससे किराएदारों और मकान मालिकों के बीच होने वाले विवादों में भी कमी आने की उम्मीद जारी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कितने लोगों को इससे फायदा होने वाला है। दोस्तों, जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो किराएदार हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं कितने किराएदार है जो हमारी इस वीडियो को देखते हैं और उनके लिए ये खबर अच्छी थी। और ऐसे में दोस्तों, ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को हमेशा की तरह अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक